साथियों, आप सभी का स्वागत है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और डिस्कस करेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री में पार्ट नंबर 4 को। इसमें हम डिस्कस करेंगे बफेलो फार्मिंग के बारे में, भैंस पालन के बारे में। देखेंगे कि किस तरह से भैंस पालन में हम साथियों बेहतरीन क्वेश्चन आज रहेंगे। डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को बफेलो फार्मिंग के बारे में। ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आपको मिल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात की है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, सेकंड पार्ट में बात की है सिप यानी भेड़ पालन के बारे में, और थर्ड पार्ट में बात की है हमने काऊ यानी काऊ फार्मिंग यानी कि गाय पालन के बारे में। आज हमारा 4th पार्ट है, जिसमें हम भैंस पालन के बारे में सीखेंगे। बफेलो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे क्या गए हैं बफेलो से संबंधित, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। अपना रजिस्टर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आपको कमेंट करके करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। ठीक है, आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि सर डिजीज़ का इसी में ऐड कीजिए। देखिए बेटा, डिजीज़ का मैं हर एक एनिमल का अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक साथ करूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, सोचेंगे क्या पढ़ा रहे सर। ठीक है, तो मैं पहले आपको सब एनिमल के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद मैं हर एक एनिमल का डिजीज़ का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैंने बफेलो में मेन डिजीज़ को इंक्लूड किया है। चलिए बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं, भैंस पालन को देखेंगे आज, बफेलो फार्मिंग को देखेंगे। पहला, जैसे कि हम हर पार्ट में करते हैं, हर एनिमल में करते हैं, सबसे पहले इसका जूलॉजिकल नेम मैं आपको बताता हूँ कि भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्या? बुबेलस बुबेलिस। क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, काय का क्या होता है? बॉस इंडिकस काय का जूलॉजिकल नेम होता है, कल हमने पढ़ा था। और भैंस का क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। किसी भी एनिमल का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो वर्ड होता है वो उसके जीनस यानी वंश को दिखाता है, और दूसरा जो होता है, सेकंड वाला, वो उसके स्पीशीज को दिखाता है, जाति को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैंस में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र मिलते हैं। तो भैंस में 25 पेयर, कितने? 25 पेयर क्रोमोसोम मिलते हैं भैंस में गुणसूत्रों के। जबकि काऊ में कितने मिलते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। बफेलो का, भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान, वो करीब 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? करीब जितना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, मानव शरीर का तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर, करीब आप कह सकते हैं उतना ही होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। तो जो भैंस होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो गाय है, गाय का बॉडी टेम्परेचर करीब 38.5 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। भैंस के मांस को हम बफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भैंस का जो मांस होता है, भैंस का जो मीट होता है, बफेलो का मीट, उसको हम बफन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बफन के नाम से उसको जानते हैं। जबकि जो गाय का मीट होता है उसे बीफ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गाय के मीट को बीफ बोलते हैं, और भैंस के मीट को हम क्या बोलते हैं? बफन बोलते हैं। सिप यानी भेड़ के मीट को मटन बोलते हैं, और मुर्गी के मीट को चिकन बोलते हैं। ये हमने हज़ारों बार पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए अब तक। नेक्स्ट देखते हैं गेस्टेशन पीरियड या गर्भावस्था काल। ये भैंस का जो गर्भावस्था काल होता है वो 310 दिन का, 310 या 315 दिन होता है। कई लोग 310 बोलते हैं, कई लोग 15 बोलते हैं, लेकिन अधिकतर बुकों में आपको 310 ही मिलेगा। तो गेस्टेशन पीरियड भैंस का होता है वो 310 दिन होता है। कितना होता है? 310 दिन होता है। जबकि गाय का गेस्टेशन पीरियड वो करीब 280 या 281 डेज का होता है गेस्टेशन पीरियड गाय का। ठीक है, क्या होता है गर्भावस्था काल या गेस्टेशन पीरियड? देखो, गर्भधारण से लेकर पार्चुरेशन यानी कि ब्याने के समय को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, गाय का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है आप मुझे कमेंट करेंगे, यहाँ पे ये आपके लिए HW है। जबकि लैक्टेशन पीरियड, भैंस का जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 270 दिन का होता है। कितना होता है? 270 दिन का, 270 डेज का। जबकि गाय का लैक्टेशन पीरियड लगभग 300 दिन का होता है। कितना? 300 दिन का लैक्टेशन पीरियड गाय में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप एक और बात समझ सकते हैं कि गाय का
भैंस, पहले मैं भैंस के बारे में बताता हूँ। भैंस का जो गेस्टेशन पीरियड है, भैंस का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कम होता है। भैंस का गेस्टेशन पीरियड कम होता है लेकिन लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, यानी कि भैंस ज़्यादा दिन तक दूध देती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं काऊ में लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा तथा बैफेलो में लैक्टेशन पीरियड छोटा होता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेज का। और गाय में गेस्टेशन पीरियड छोटा होता है लेकिन गाय जो है ज़्यादा दिन तक दूध देती है, जबकि भैंस में गेस्टेशन पीरियड छोटा होता है। नेक्स्ट देखो, एक कन्फ्यूज़ तो नहीं होना इसमें कन्फ्यूज़ तो नहीं हो, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, काऊ में लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, यानी कि काऊ ज़्यादा लंबे टाइम तक दूध देती है। जैसे कि भैंस 270 दिन तक देती है दूध करीब करीब, वैसे गाय करीब करीब 300 दिन तक दूध देती है। जबकि बफेलो का लैक्टेशन पीरियड छोटा होता है। उसी तरह से काऊ में गेस्टेशन पीरियड बड़ा होता है। काऊ का गेस्टेशन पीरियड करीब करीब होता है कितना, वो होता है 300 दिन का, कितना 280 दिन का, सॉरी, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है 280 दिन का होता है। ठीक है, जबकि भैंस में गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है 310 दिन का। तो कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। देखिए, ब्याने यानी पार्चुरेशन के बाद और जब तक जितने दिन तक भैंस दूध देती है, उस गैप को, उस पीरियड को भैंस में लैक्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि भैंस एक बार ब्याने के बाद करीब करीब 310 दिन तक दूध देने की 270 दिन तक दूध देने की क्षमता रखती है, जबकि गाय में 300 या 310 दिन के आसपास होता है। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसें भारत में ही पाली जाती हैं, यानी भैंसों के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जबकि भारत में टोटल दूध जितना होता है, चाहे गाय का भैंस का हो, टोटल गाय भैंस बकरी भेड़ सब के दूध का टोटल दूध जितना भारत में होता है उसका 50% भैंसों के द्वारा उत्पादित होता है। यानी भारत के मिल्क प्रोडक्शन में दूध भैंसों का बहुत ही प्रमुख योगदान रहता है। अब ये देखिए, मैंने आपको 20वीं जनगणना बार बार बोला है, इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ें, बिना इससे काम नहीं बनेगा। कम से कम इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इस पर मैंने भारत की जो 20वीं जनगणना हुई है उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अक्टूबर-नवंबर 2019 में रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पर मैंने उस टाइम, अभी मैंने बनाया कुछ दिन पहले, आप उसको देख लें। हर एक स्टेट के बारे में उसमें दिया गया है, उत्तराखंड का क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या स्टेट है और क्या स्थिति है, उसके बारे में मैंने बताया है। देखिए, 20वीं जनगणना के अनुसार, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या, तो जो 20वीं पशु जनगणना है भारत में भैंसों की कुल संख्या वो 109.89 मिलियन भैंसें हैं भारत में। कितनी? 109.89 मिलियन बफेलोज आर इन इंडिया। अब ये कितना हुआ, टोटल बफेलो कितनी है, इसे आप काउंट करेंगे, नंबर में बताएंगे तो इंडियन काउंटिंग में बताएंगे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो 1 मिलियन में होते हैं कितने? 10 लाख। 109.89 को आप 10 लाख से इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, कुल कितनी भैंसें हैं, आप हमें बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, कल रवि ने बताया था, रवि कश्यप ने, बहुत अच्छा है, उन्होंने बताया था, 1-2 और ने भी बताया था कमेंट करके, तो अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट की। ये तो भारत की बात हो गई। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है भैंस के बारे में जनगणना से संबंधित कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई, ये वृद्धि हुई ये आप खुद बताएंगे, मैंने ज़बरदस्ती नहीं लिखा। उस रिपोर्ट को आप देख के बताएंगे। उस रिपोर्ट का लिंक मैं नीचे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप बताएंगे कितने परसेंट वृद्धि भैंसों की जनसंख्या में हुई है भारत में। ठीक है, ये तो हुई भारत की बात। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर उस वीडियो में बताया है कि उत्तराखंड ने अपनी वेबसाइट पर, एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पर, कि पुराना ही डेटा वहाँ पे चल रहा है, 2012 का डेटा पुराना डाटा है। तो 2012 का मैं बताता हूँ आपको। उत्तराखंड में 2012 पशु जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में भैंसों की जो कुल संख्या है वो 9.88 लाख, कितनी? 9.88 लाख कुल भैंसें हैं उत्तराखंड में 2012 की जनगणना के अनुसार। हालांकि थोड़ा बहुत बड़ा भी है ये आंकड़ा अभी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देसी
दुधारू पशुओं जैसे कि गाय भैंस की नस्लों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया था इसको, उस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था इसके बारे में कि उस प्रोग्राम का नाम था RGM। अब RGM की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैंस के बारे में और क्या आपको जानना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो भैंस होती है वो है मुर्रा भैंस। सबसे दूध देने वाली भैंस की जो नस्ल है, जो ब्रीड है, वो कौन सी ब्रीड है? वो मुर्रा भैंस है। कौन सी ब्रीड है? मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फैट परसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किसके दूध में होता है? तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंट भैंस की जो भदावरी नस्ल है, कौन सी नस्ल? भदावरी ब्रीड में सबसे ज़्यादा दूध होता है। दूध नहीं, फैट होता है। क्या? वसा होती है। कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप जो ब्रीड हैं, जो नस्ल है, उनका नाम हिंदी में लिखते हैं। तो बेटा इनका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है। अब इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं लगता कि थोड़ा सा अजीब से नाम होते हैं, तो उससे पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, आप लोगों को दिक्कत ना हो। हिंदी इंग्लिश जितनी भी ब्रीड हैं उनका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज किस में होता है? भदावरी भैंस में होता है। सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है? मुर्रा भैंस देती है। ठीक है, मुर्रा, इन सभी के बारे में आगे अलग अलग से पढ़ेंगे हम। सबसे भारी, सबसे ज़्यादा दूध मुर्रा, सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज भदावरी, और सबसे भारी भैंस वो है जाफराबादी। सबसे जो हैवी यानी जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, सबसे हैवी जो भैंस की नस्ल है वो कौन सी है? जाफराबादी नस्ल सबसे हैवी नस्ल होती है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को बेटा इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, चीज़ें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, और आप आसानी से चीज़ों को याद करते जाएं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाए, और जब आप नोट करें इनको तो आप इनको जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली रावी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रवि नहीं है, रावी है। नीली रावी के किस भैंस को जाना जाता है? तो जो पंच कल्याणी है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ये से लिखना चाहिए था कि पंच कल्याणी के नाम से किस भैंस को जाना जाता है? तो जो नीली रावी है भैंस की किस्म, उसे हम पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि किस भैंस के हॉर्न यानी सिंग, किस भैंस के सिंग कुंडलीकार यानी जलेबी के आकार के जैसे होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, यानी ऐसे गोल होते हैं उसके सिंग, ऐसे सिंग किसके होते हैं? तो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए बेटा, भैंस एक ऐसा एनिमल है जिसको उसके सिंगों की पोजीशन और इसके सिंगों की साइज़ के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, उसकी पहचान की जाती है। तो आपको याद रखना है कि किस भैंस के जो सिंग है वो कुंडलीकार यानी जलेबी के आकार के होते हैं। तो जो मुर्रा भैंस है, भैंस की जो मुर्रा नस्ल है, उसकी जो सिंग है वो जलेबी के आकार यानी सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, कुंडलीकार होते हैं। तो मुर्रा, आपको दो चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस की है। और कुंडलीकार जो वो है सिंग है, वो किसके होते हैं? वो मुर्रा भैंस के होते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ कि गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल, गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल, एग्जोटिक ब्रीड, फॉरेन ब्रीड कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, किस भैंस का हॉर्न, किस भैंस के सिंग जो होते हैं वो हंसियाकार यानी द्रांति के समान होते हैं? तो देखिए, वो भैंस है जिसका सिंग हंसियाकार यानी द्रांति के समान, जो द्रांति होती है ना, ऐसे होती है, ये वाली, ये ऐसे करके, तो उसके वो कौन सी भैंस है? जाफराबादी। जो जाफराबादी भैंस होती है उसके सिंग कैसे होते हैं? उसके सिंग कैसे होते हैं? वो हंसियाकार होते हैं, द्रांति के समान होते हैं, ऐसे होते हैं। तो आपको जाफराबादी दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो जाफराबादी एक ऐसी भैंस है जो सबसे हैवी, सबसे भारी ब्रीड है भैंस की, और दूसरी बात, इसके जो सिंग हैं वो हंसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं? हंसियाकार होते हैं। नेक्स्ट, पंच कल्याणी के नाम से कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? तो पंच कल्याणी के नाम से भी मैंने पीछे बताया था कि जो नीली रावी ब्रीड है भैंस की, वो पंच कल्याणी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं
भैंस की इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट नस्लें कौन कौन सी हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सभी को इस वीडियो में शामिल कर पाना पॉसिबल नहीं है, कई सारी किस्में होती हैं भैंसों की, लेकिन मैंने यहाँ पे उन ब्रीड्स को इंक्लूड किया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ब्रीड है मुर्रा भैंस। जो मुर्रा ब्रीड है ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है और दूसरा इसके जो सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं, वो कुंडलीकार होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, जलेबी के आकार होते हैं, के होते हैं। तो एग्जाम में यही पूछता है क्वेश्चन कि वो उस भैंस का नाम बताइए जिसके सिंग जो है कुंडलीकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो वो कौन सी है? मुर्रा भैंस। और सबसे ज़्यादा दूध भी यही भैंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भदावरी ब्रीड है दूसरी। इसकी खास बात है कि सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज, वसा का प्रतिशत जिस भैंस की ब्रीड में होता है वो भदावरी ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है? भदावरी ब्रीड। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज भदावरी ब्रीड में होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फैट परसेंट, कल हमने गाय के बारे में पढ़ा था ना, तो सबसे ज़्यादा फैट गाय की किस ब्रीड में होता है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, दोनों में सबसे ज़्यादा उस ब्रीड का नाम बताना है काऊ की जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। देखते हैं आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। देखिए जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वीडियो तो खैर देखते हैं लोग, अच्छा खासा खूब लोग देखते हैं लोग वीडियो, लेकिन कमेंट कम लोग करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि या तो आपको आ नहीं रहा है ना, या तो मुँह उठा के वैसे बैठ रखे हो, तो या तो आप आलस कर रहे हो कि छोड़ो यार क्या करना। ठीक है, तो ऐसा मत करो, आता है तो कमेंट करो, मैं आपके भले के लिए पूछता हूँ। नेक्स्ट ब्रीड है जाफराबादी। जाफराबादी वो ब्रीड है भैंस की जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। जाफराबादी ब्रीड को मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, छोटा हाथी इसलिए कहते हैं कि इसका साइज़, इसका जो आकार है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके जैसा, एलिफेंट के जैसा होता है। दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट कि नीली रावी। जो नीली रावी है इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। अगली ब्रीड है सुरती नस्ल, टोडा नस्ल, मेहसाना नस्ल, ये सब ब्रीड हैं। गोदावरी ब्रीड और नागपुरी ब्रीड। तो ये सब भैंस की ब्रीडें हैं, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, नीली रावी, सुरती, टोडा, मेहसाना, गोदावरी और नागपुरी, ये सब ब्रीड हैं। नागपुरी नाम से पता चल रहा है कि नागपुर यानी कि महाराष्ट्र से ब्रीड हुई होगी। गोदावरी आंध्र प्रदेश की ये ब्रीड है, वहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो सुरती यानी गुजरात, ठीक है, मराठवाड़ा, ये जो गुजरात का एरिया है वहाँ से सुरती नस्ल का उत्पादन या उत्पन्न हुई है। देखिए कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये न्यूमेरिकल था, तो कई लोगों ने बोला सर मुझे नहीं आ रहा, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, ईमेल्स भी किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी गाय का, कल हमने पढ़ा था कि गाय को 100 ग्राम पे, 100 kg पे, यदि किसी गाय का भार 320 kg है तो उसे कितने ग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि गाय को 100 kg भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है? 2.5 kg। ठीक है, अब किसी गाय का भार 320 kg है, उसको कितने शुष्क पदार्थ की जरूरत पड़ेगी? तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए यूनिटरी मेथड है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें पता है कि 100 kg भार पर गाय को देना पड़ता है कितना? 2.5 kg। ठीक है, और गाय का भार होता कितना है? 320 यहाँ पे दे रखा, होता नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 320 किलो की वो गाय है। ठीक है, अब यूनिटी मेथड लगाओ, जब 100 kg पे 2.5 देना पड़ता है तो 1 kg पे कितना? 2.5 upon 100। ठीक है, अब वो गाय कितने किलो की है? 320 की है, जैसे 320 से इंटू कर दो, वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है, किसमें पूछा है? कितने ग्राम में पूछा है, तो ये जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे केजी वाला वैल्यूज ली है। तो जो आंसर केजी में आएगा उससे आप इंटू 1000 कर लेना, क्योंकि केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से इंटू करना पड़ता है। 1000 से इंटू कर लेना, वो ग्राम में आ जाएगा। अब कितना आ रहा है इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हैं, वो आप मुझे कॉमेंट करो कि कितना आंसर इसका आ रहा है ग्राम में, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा जो भैंसों में जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेज होती हैं, उन तो देखो भैंसों में जो कॉमन बीमारियां हैं उनमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है आसान भाषा में समझने
के लिए। एक को मैंने बोला है वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग, दूसरा बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग, और तीसरा पैरासाइटिक डिजीज यानी कि परजीवी जनित रोग। तो इन सभी के बारे में डिटेल से मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाऊंगा डिजीजेस के लिए, अलग अलग एनिमल की। मैं यहाँ पे सिर्फ डिजीजेस का नाम बता देता हूँ आपको। वायरल डिजीज वैसे बहुत सारी है, लेकिन ये मेन मैंने वहाँ से मेन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो वायरल डिजीज है उसे मैंने FMD कहा है, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इससे मुंह में जो है छाले टाइप के पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं। दूसरी है रिंडरपेस्ट डिजीज, मेलिगेंट फीवर डिजीज, ब्लू टंग डिजीज फेमस है, और बेफेलो पॉक्स डिजीज और बोवाइन वायरल डिजीज। तो ये 6 की 6 वायरल डिजीज हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज, कौन कौन सी हैं? तो बैक्टीरियल डिजीज है सबसे पहले एंथ्रेक्स डिजीज, बहुत फेमस, बहुत फेमस, ठीक है। दूसरी है लेप्टोस्पाइरोसिस डिजीज, तीसरा है हेमोरेजिक डिजीज बैक्टीरियल डिजीज, क्लेमाइडोसिस बैक्टीरियल डिजीज और बोवाइन ब्रूसेलोसिस डिजीज। तो इन बैक्टीरियल डिजीज ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक डिजीज। तो पैरासाइटिक डिजीज कौन कौन सी हैं? फैसियोसिलोसिस डिजीज, बेबियोसिलोसिस डिजीज, मेंज डिजीज और कोकिडियोसिस डिजीज। तो ये मेन पैरासाइटिक डिजीज हैं। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट कभी दूसरे वीडियो बनाऊंगा डिजीजेस का, तो उसमें डिटेल से जानेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं हमेशा की तरह जैसे हम लास्ट में देखते हैं 100 बात की एक बात देखते हैं। 100 बात की एक बात में आज क्या बातें मैंने आपके लिए रखी। देखो आज 100 बात की एक बात यानी कि आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, जिनको कुछ नहीं पढ़ना, जिनको बस समरी चीज़, जिनको शॉर्ट में चलना होता है। मम्मी को मॉम बोलना पड़ता है, सिस्टर को सिस बोलना पड़ता है, ब्रदर को ब्रो बोलना पड़ता है। तो वैसे उनके लिए वैसे मैंने भी आसान भाषा में कुछ बातें बताई हैं जो हमने अभी क्या क्या पढ़ा हमने। तो पहले हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल नेम जो भैंस का है वो बुबेलिस है। दूसरा क्रोमोसोम की संख्या 25 पेयर मिलते हैं। गाय में क्रोमोसोम कितने मिलते हैं ये आपके लिए HW है, कमेंट करेंगे मुझे। गेस्टेशन पीरियड होता है भैंस में 310 से लेकर 315 दिन का, 310 दिन ज़्यादा फेमस है। गाय का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है गर्भावस्था काल, या आप मुझे कमेंट करेंगे, ये आपके लिए HW है, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड जो भैंस होती है उसमें 270 दिन का होता है, गाय में 310 नहीं 300 दिन का होता है, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड गाय में ज़्यादा होता है जबकि गेस्टेशन पीरियड गाय में कम होता है, ठीक है। इसका उल्टा बेफेलो में होता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसें भारत में पाली जाती हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल जो है वो मुर्रा भैंस है। सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज भैंस की जिस ब्रीड में होता है वो भदावरी भैंस है, ठीक है। सबसे भारी भैंस जाफराबादी को कहा जाता है। किस भैंस को नीली रावी के नाम से जाना जाता है? जो पंच कल्याणी नस्ल है, या वो उनको हम क्या बोलते हैं, नीली रावी के नाम से जानते हैं। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या, या आप मुझे बताओगे, मैंने पीछे अभी लेक्चर में बताया था, या आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय उत्तराखंड।